हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 का। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम फॉर टीवाई बैच सेम 6 का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3B। देखो क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ध्यान से देख के इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। दो कंपनीज है, एक है जी लिमिटेड और दूसरी है डी लिमिटेड। ओके, सेल्स दी हुई है दोनों की, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है दोनों की और प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सबसे पहले इनकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 3B। आपको सबसे पहले जी लिमिटेड और डी लिमिटेड दोनों की इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है। तो चलिए वो हम साथ साथ अभी बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सबसे पहले आता है सेल्स। पता है आपको, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। करेक्ट। और फिर कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट। करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें। इस क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 11 लाख और 14 लाख, मतलब 11 लैक्स जी लिमिटेड की और 14 लैक्स डी लिमिटेड की। हमने सेल्स लिख दी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट गिवन है दोनों की 8,80,000 और 10,50,000, तो वेरिएबल कॉस्ट भी लिख देते हैं 8,80,000 और 10,50,000। ठीक है, अब हम जैसे ही सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 11 लाख माइनस 8,80,000 करोगे तो आएगा 2,20,000। 14 लाख माइनस 10,50,000 करोगे तो आ जाएगा 3,50,000। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। फिक्स कॉस्ट तो नहीं गिवन, लेकिन प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 और 2 लाख। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे 1,20,000 और 2 लाख। ये हमें गिवन है। देखो कंट्रीब्यूशन आपको पता है, फिक्स कॉस्ट नहीं पता पर प्रॉफिट पता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें पता है कि प्रॉफिट आता है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। पीएफ बैलेंसिंग फिगर 2,20,000 में से 1,20,000 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1 लाख। और डी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,50,000 में से 2 लाख को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी 1,50,000। तो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा था उसके बेस पे सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली, क्योंकि आगे कुछ भी आपसे पूछेंगे ना उसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट पहले जरूरी है, क्योंकि हमें ये सारी फिगर्स पता होनी चाहिए। हमें फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं पता होगी ना आप ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते, ना आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकते, ना आप सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट चाहिए थी, तो हमने पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बना ली। ओके, अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। कैलकुलेट आपसे क्या पूछा है? देखो सबसे पहले पूछा है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है पीवी रेशो ऑफ बोथ द कंपनीज। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द पीवी रेशो। तो हम दोनों कंपनीज की पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जी लिमिटेड का अगर हम पीवी रेशो देखें, पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है। कंट्रीब्यूशन कितना है? देखो 2,20,000। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि पीवी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब और इनकम स्टेटमेंट भी, ये सब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट विद लॉजिक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझाए हैं।
उन चारों वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वहां से देख सकते हो, और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जी लिमिटेड की पीवी रेशो हो जाएगी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है 2,20,000, सेल्स है 11 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20%। ओके, तो पीवी रेशो हो गई जी लिमिटेड की 20%। अब इसी तरह से हम देखेंगे डी लिमिटेड, तो चलिए यहाँ लिखते हैं डी लिमिटेड। डी लिमिटेड में देखो कंट्रीब्यूशन है 3,50,000 और सेल है 14 लाख, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,50,000 डिवाइडेड बाय 14 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। तो हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, दोनों कंपनीज की पीवी रेशो फाइंड आउट कर ली। ये देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट था पीवी रेशो ऑफ बोथ कंपनीज, हमने वो सॉल्व कर लिया। सेकंड सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फिक्स कॉस्ट ऑफ बोथ कंपनीज। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो हमने पहले ही कर ली, यहाँ देखो इनकम स्टेटमेंट, ये देखो फिक्स कॉस्ट दोनों की है ना हमारे पास, तो हम सीधा यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर लिख देंगे। फिक्स कॉस्ट, अगर हम बात करें जी लिमिटेड की तो वो फिक्स कॉस्ट कितनी है, देखो जी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और डी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,50,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख, और डी लिमिटेड की कितनी है 1,50,000। तो दोनों कंपनीज की फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनीज का ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट ना वैसे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट्स में और रुपीज में, मगर इस क्वेश्चन में यूनिट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमें कोई प्राइस पर यूनिट गिवन है और ना ही हमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, तो इसीलिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ रुपीज में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो पार्ट 2 की वीडियो है उसमें मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा रखा है, पीवी रेशो भी, तो वो आप यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब जी लिमिटेड के लिए सॉल्व करते हैं। जी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है 1 लाख, और पीवी रेशो हमने ये निकाली थी 20%। तो फिक्स कॉस्ट है 1 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 20%। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपीज। तो जी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 5 लाख रुपीज। फिर चलते हैं डी लिमिटेड पे। डी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट देखो, ये रही फिक्स कॉस्ट 1,50,000 और पीवी रेशो 25%। तो हम डिवाइड कर देंगे ₹1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, कितना आ जाएगा ये 6 लाख। ओके, तो हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पार्ट पीवी रेशो, सेकेंड पार्ट फिक्स कॉस्ट और थर्ड पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पॉइंट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 बाय ईच कंपनी। मतलब अगर दोनों कंपनीज 2,10,000 2,10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहती हैं तो इनको कितनी सेल करनी चाहिए, कितने रुपए की सेल करेंगे जब ये 2,10,000 2,10,000 का प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो उसे बोलते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट
तो हमें कवर करनी ही है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भी चाहिए। पूरा मैंने लॉजिक के साथ, डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग की पार्ट 3 की वीडियो में। आप उसको जरूर चेक करो ताकि आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन में जाओ और पार्ट 3 की वीडियो देखो। डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं जी लिमिटेड के लिए। अब जी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे 1 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट तो 2,10,000 ही है। पीवी रेशो जी लिमिटेड की थी, ये देखो, 20%। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 20% से। तो आंसर आ जाएगा जी लिमिटेड का, कितना आ जाएगा, 15 लाख। इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 लाख प्लस 2,10,000 करोगे 3,10,000। 3,10,000 को 20% से डिवाइड कर दो, 15,50,000 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन हम चलते हैं डी लिमिटेड पे। डी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये देखो, 1,50,000। और पीवी रेशो है 25%। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसके लिए भी बोला है क्वेश्चन में 2,10,000 है, डिवाइडेड बाय 25%। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 150 प्लस 2,10,000 होता है 3,60,000। 3,60,000 को 25% से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 14,40,000। ओके, तो ये था फोर्थ पार्ट जिसमें पूछा था। थर्ड पार्ट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो दोनों कंपनीज का हमने सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट पे। देखो, पॉइंट नंबर 4, नहीं ये पॉइंट नंबर 4 था ना हमारा। सेकंड, हाँ सॉरी, ये पॉइंट 4 था। तो हम यहाँ पे पॉइंट 4 लिख देते हैं, ये पॉइंट 4 है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट 5 में देखो आपसे क्या पूछा है। पॉइंट नंबर 5, पढ़ो जरा क्या लिखा है। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। इसका मतलब है हमसे ये बोला है कि हम कितनी सेल करें। जैसे पिछले वाले पार्ट में फोर्थ में क्या गिवन था कि आप 2,10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितने रुपए की सेल करोगे। यहाँ पे हमसे पूछा आप कितने रुपए की सेल करोगे अगर आप 10% ऑफ सेल्स जो है वो आप उतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो देखो, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम लगेगा। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, राइट, यही होता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जी लिमिटेड, तो जी लिमिटेड के केस में अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना उसकी वैल्यू नहीं गिवन, वो परसेंटेज में गिवन है कि इसी सेल्स का 10% आपको प्रॉफिट चाहिए। करेक्ट, तो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, जो आपकी सेल है ना उसको मान लो एक्स। तो ये जो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट है ना, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ। ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी थी जी लिमिटेड की, हमने देखा था 1 लाख, प्लस प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ सेल्स, और 10% ऑफ एक्स, एक्स ही तो है ना सेल हमारी, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो जो थी जी लिमिटेड की वो थी 20%, राइट। तो ये इक्वेशन बन गई। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे वहां से एक्स आ जाएगा, और एक्स है हमारा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 20% जो यहाँ है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर आ जाएगा। तो 20% ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब होता है 0.2। 0.2 एक्स इज इक्वल टू 1 लाख, प्लस 10% का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 एक्स। अब ये x 0.1 एक्स यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 0.2 एक्स माइनस 0.1 एक्स इज इक्वल टू 1 लाख। इसको सॉल्व करो, 0.2 माइनस 0.1 बचता है 0.1 एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 0.1 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथमेटिक्स है बेसिक,
उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.9। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 10। तो आपकी जो सेल्स है फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट अगर 10% ऑफ सेल है तो वो जी लिमिटेड के केस में आ जाएगा 10 रुपीज। ठीक है, करेक्ट। सेम ऐसे ही आप डी लिमिटेड के लिए फाइंड आउट करो। डी लिमिटेड के लिए भी सेल्स को मानो एक्स, फिक्स कॉस्ट कितनी थी डी लिमिटेड की, 1,50,000। प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 10% ऑफ सेल्स, मतलब एक्स का 10% डिवाइडेड बाय पीवी रेशो थी 25%। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 25% का मतलब है 0.25, फिर 0.25 यहाँ जाके एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25x इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 10% ऑफ एक्स। तो एक्स का 10% मतलब 0.1x। अब फिर से वही, ये 0.1x यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 0.25x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 1,50,000। माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.15x इज इक्वल टू 1,50,000। तो जब आप x निकालोगे तो 1,50,000 को डिवाइड कर दोगे 0.15 से, तो ये वैल्यू इसकी भी आ जाएगी 10 लाख रुपीज। ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 लाख। तो ये तो हो गया, जो फिफ्थ पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, पता एक डाउट रहता है ना कि मैंने ये सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व की, ये करेक्ट भी है या नहीं। तो चलिए मैं आपको इसको वेरीफाई करना भी बताती हूँ। ऑल्दो ये आपको सॉल्यूशन में करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि जब एग्जाम में आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन करते ही पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है। कैसे वेरीफाई करोगे, ये देखो, ये जी लिमिटेड है और ये डी लिमिटेड है। इन दोनों की ही सेल जो हमने निकाली है अभी, 10-10 लाख रुपए निकाली है, तो इसका आंसर भी 10 लाख आया है और इसका आंसर भी 10 लाख आया है। अगर आप इनकी पीवी रेशो की बात करो तो पीवी रेशो है इसकी 20% गिवन था और इसकी थी 25%। तो बताओ इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। पीवी रेशो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, तो अगर आप पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय सेल करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% करोगे तो 2 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% करोगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया दोनों का। कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जी लिमिटेड की थी 1 लाख, आपको पता है। डी लिमिटेड की थी 1,50,000। बताओ कितना कितना प्रॉफिट आ गया, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। 2,50,000 माइनस 1,50,000, 1 लाख। तो ये देखो, ये जो प्रॉफिट है 1 लाख आया, सेल कितनी थी 10 लाख। 10 लाख का 10% प्रॉफिट आया कि नहीं आया। हमसे क्वेश्चन में यही बोला था ना कि कितनी सेल करें कि प्रॉफिट जो है वो सेल का 10% आ जाए। तो 10 लाख का 10% 1 लाख ही तो होता है। 10 लाख का 10% 1 लाख। तो ये वेरिफिकेशन पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा वेरिफिकेशन। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना वो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। ओके, तो ये वेरिफिकेशन हो गया पॉइंट नंबर 5 का। अभी चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 10% से बढ़ गई, तो बताओ नया ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ गई तो इसका मतलब बताओ कि न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। न्यू फिक्स कॉस्ट जी लिमिटेड, जी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, 1 लाख। अब 1 लाख में 10% बढ़ा दो, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,10,000। डी लिमिटेड की बात अगर हम करें तो डी लिमिटेड में
पहले थी फिक्स कॉस्ट 1,50,000, अगर आप इसमें 10% बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगी 1,65,000, 15,000 ऐड हो जाएगा, तो दोनों की न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई। करेक्ट। अब फाइंड आउट करते हैं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। करेक्ट। अब बोलो जी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी है? अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ये देखो 1,10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,10,000। पीवी रेशो पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं आता। पीवी रेशो चेंज होती है जब या तो सेलिंग प्राइस चेंज होता है या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो यहाँ पे पीवी रेशो रहेगी सेम 20%, तो आंसर आ जाएगा 5,50,000। ओके। सिमिलरली एच लिमिटेड की बात करते हैं, तो एच लिमिटेड जो है उसकी फिक्स कॉस्ट हमने अभी अभी देखी है, न्यू फिक्स कॉस्ट 1,65,000। तो 1,65,000 को जब आप इसकी पीवी रेशो से डिवाइड करोगे, और इसकी पीवी रेशो है 25%, जब आप उससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6,60,000। ठीक है। ये हो गया न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज जी लिमिटेड एंड एच लिमिटेड। करेक्ट। तो ये था 15 मार्क्स का क्वेश्चन 3B, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आया। करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3A। ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ये जो अभी 3B हमने किया था ना, ये उसके साथ चॉइस में आया था। देखो 3B था मार्जिनल कॉस्टिंग और ये 3A है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये दोनों चॉइस में आए थे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। The standard cost of a certain medical mixture is 40% material A and 60% material B। मतलब स्टैंडर्ड जो मटेरियल इनपुट है जितना यूज होता है, 40% ए यूज होता है और 60% बी यूज होता है। प्राइस है 20 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी। स्टैंडर्ड लॉस हो जाता है 10% का। दिस इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। मतलब जितना भी आप इनपुट डालते हो ना, जैसे अगर आपने 40% और 60% ये इनपुट डाला, तो आपकी तरफ से 100% इनपुट गया, लेकिन 100% में से 10% तो लॉस होगा ही होगा। आप बताओ का आउटपुट कितना आएगा? अगर आपने इनपुट डाला 100 का, उसमें से लॉस हो गया 10 का, तो आप आउटपुट कितना आता है स्टैंडर्ड? 90%। इसका मतलब 90 के आउटपुट के लिए आपका इनपुट आपको डालना पड़ता है 40 एंड 60। तो अगर 90 के आउटपुट के लिए इनपुट 40 और 60 डालना पड़ता है, तो फिर जो हमारा एक्चुअल आउटपुट इस क्वेश्चन में दिया होगा उसके लिए आपको स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी की कितनी यूज करनी होगी, वही हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड देयर इज यूज, क्या यूज हुआ एक्चुअल में? 90 केजी मटेरियल ए at a cost of 18 rupees per kg and 110 kg of material B at a cost of 30 rupees per kg। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 90 और 110, और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको? फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये सारे वेरिएंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आपको मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ना एक मैंने बेसिक क्वेश्चन की भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि जैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले ये टेबल बना, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और बीच में RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। ये हमने ये टेबल बना लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो तो खाली क्वांटिटी ही होती है। तो सबसे पहले इस टेबल को फिल करते हैं। अब इसके बारे में देखो,
अगर हम बात करें प्राइस की, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 20 रुपीज एंड 30 रुपीज पर केजी। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस ए का और बी का लिख देते हैं 20 रुपीज एंड 30 रुपीज। ऐसे ही एक्चुअल प्राइस की अगर हम बात करें 18 एंड 34, तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस में हम ए का 18 लिख देंगे और बी का लिख देंगे 34। ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको सीधा सीधा गिवन है 900 एंड 110, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 एंड 110। ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी पता है, एक्चुअल प्राइस पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे आप, आ जाएगा 1620। 110 मल्टीप्लाई बाय 34 करोगे तो ये आ जाएगा 3740। अमाउंट का टोटल कर देंगे और इधर से क्वांटिटी का टोटल कर देंगे। क्वांटिटी का टोटल हो जाएगा 200, अमाउंट का टोटल हो जाएगा 5600 360। ओके, आधा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो एक्चुअल वाली जो पोर्शन था वो हमने पूरा यहाँ पे बना लिया। अब चलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तरफ। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वेट प्रोड्यूस्ड इज 182 केजी। इसका मतलब है कि जो हमने एक्चुअल आउटपुट बनाया है ना, वो आउटपुट हमने बनाया है 182 केजीज। हमने 182 केजीज का एक्चुअल आउटपुट बनाया है। और कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, कि अगर आपको 90 का आउटपुट बनाना है, तो 90 के आउटपुट के लिए देखो आपको 40 का इनपुट ए लगाना पड़ेगा और 40 का इनपुट बी डालना पड़ेगा। तो 90 के आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 40 और 60। तो 182 के आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगी, सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए के केस में देखो 90 के आउटपुट के लिए आपको इनपुट कितना लगाना था, 40। तो 182 के आउटपुट के लिए आपको इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, बेसिक यूनिटरी मेथड। इसका शॉर्टकट आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ये खुद, जो वो खुद होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं और जो चाहिए होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 40 है, 40% जो गिवन था, 40 जो था वो 90 के आउटपुट के लिए था। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे कि अगर 90 का आउटपुट आएगा तो उसके लिए आपको इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, 40। तो 90 के आउटपुट के लिए इनपुट कितना है, 40। तो 182 के आउटपुट के लिए इनपुट कितना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80.88888। तो आप 80.88 और ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 80.88 बार लिख देंगे। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए। फिर ऐसे ही बात करेंगे अब बी की। तो बी के केस में अगर हम 60 का इनपुट जो लगाएंगे वो 90 के आउटपुट के लिए लगाएंगे। तो 90 के आउटपुट के लिए अगर 60 का इनपुट है तो 182 के आउटपुट के लिए कितना इनपुट हो, तो वो कितना होगा, आप सॉल्व करेंगे 121.3333 एंड सो ऑन। तो आप 33 के ऊपर बार लगा देंगे कि वो रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 121.33 बार। ठीक। तो अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस पहले से पता है, दोनों को करो मल्टीप्लाई, अमाउंट आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1617.78 और 121.33 इंटू 30। देखो जो 80.88 बार है ना, आप जब इसे लिखोगे ना, मतलब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर पे ऐसे सिर्फ 80.88 मत लिखना, 80.888 कम से कम 6-7 डिजिट तक आगे 8 लिख देना। उससे क्या होता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनती है। वरना क्या होगा, वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ जाएगा अमाउंट में। आप 80 पॉइंट कैलकुलेटर पे जब लिखोगे 80.88888, कम से कम 6-7 बार आप 888 लिख देना और फिर उसे 20 से मल्टीप्लाई करना, वैल्यू आ जाएगी 1617.78।
ऐसे ही 121.33333 आप कम से कम 6-7 बार करना और फिर उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देना, अमाउंट आ जाएगा 3640। अब अमाउंट का टोटल कर देते हैं, अमाउंट का टोटल हो जाएगा 5257.78 और क्वांटिटी का टोटल कर देते हैं, अगर आप इसका टोटल करोगे 202.21। ओके, 202.21, करेक्ट। तो ये क्वांटिटी का भी टोटल हो गया। टेबल में वैसे तो बचा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन उससे पहले तीन वेरिएंस हम जो अपने बेसिक वेरिएंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वो तीन वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट वेरिएंस कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, मैंने बेसिक क्वेश्चन की वीडियो में भी समझाया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो कितनी है हमारी टोटल, 5257.78। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 5360। तो दोनों को कर देते हैं माइनस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 5257.78 माइनस 5360। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 102.22, लेकिन ये आ रहा है नेगेटिव, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे ए। ए मतलब एडवर्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएंस कंप्लीट हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ। तो नेक्स्ट वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालते थे? बेसिक क्वेश्चन में भी सिखाया था आपको। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब कितने प्राइस पे मटेरियल परचेज करके लाना चाहिए था, माइनस एक्चुअल प्राइस, कितने प्राइस पे परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल लेके आया है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी वो एक्चुअल में लेके आया है। अगर हम बात करें ए की, तो अब देखो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, यहाँ से देखो 20 और एक्चुअल प्राइस था 18। हम यहाँ पे लिखेंगे ए के केस में 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी जो कि है 90। तो हम यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 180। पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे एफ, एफ मतलब फेवरेबल। ठीक है, बी की बात करते हैं। तो बी का देखो स्टैंडर्ड प्राइस है 30 और एक्चुअल प्राइस है 34। तो 30 माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी जो वो परचेज करके लाए हैं वो है 110। 30 माइनस 34 नेगेटिव 4 आएगा, नेगेटिव 4 को 110 से करोगे तो 440 आएगा, मगर नेगेटिव तो उसको हम लिख देंगे एडवर्स। और इसको जब आप टोटल करोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपस में माइनस हो जाएंगे, तो आएगा 260 एडवर्स। क्यों? क्योंकि एडवर्स वाला अमाउंट बड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वेरिएंस जो कि था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वेरिएंस पे। तीसरा वेरिएंस होता है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और जो ये यूसेज वेरिएंस होता है ये होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि तुम कम से कम मटेरियल यूज करके अच्छे से अच्छी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाओ। तो हमने बोला था 80.88 केजी मटेरियल यूज करना, लेकिन उन्होंने यूज किया 90 केजी। मतलब उन्होंने हमारा कितना नुकसान करवाया वो हम देखते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस के थ्रू। ओके, तो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी एक्चुअल में यूज हुई, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। हमेशा हम स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं यूसेज वेरिएंस के केस में। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्राइस ले लोगे, देखो एक्चुअल प्राइस मतलब कि वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है ना कि वो इतने प्राइस में लेकर आया है मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर आप परचेज डिपार्टमेंट की गलती को इम्पोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्राइस हमेशा हम स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मटेरियल ए की बात करेंगे तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 80.88, एक्चुअल क्वांटिटी थी 90, तो माइनस कर देते हैं।
80.88 बार माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो ए का कितना था, ए का स्टैंडर्ड प्राइस था 20, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैंने बोला था ना, जब ये बार वाली फिगर है और आप इसे फर्दर कैलकुलेशन में यूज करते हो तो आप हमेशा इसे 2 डिजिट तक मत लो, आगे तक लो, एटलीस्ट 7-8 डिजिट्स तक ले लो। तो आप 80.88888 कम से कम 6-7 बार करो, -90 इंटू 20। तब आप सॉल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा 182.22। और क्योंकि ये देखो 80 माइनस 90 तो मतलब ये नेगेटिव आएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा ए फॉर एडवर्स। ओके, नेगेटिव की जगह हम एडवर्स लिख देते हैं। फिर बारी आती है बी की। अब बी के केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो कितनी है, 121.3333 माइनस 110। तो यहाँ हम लिख देंगे 121.33 बार माइनस 110 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो बी का है 30, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ओके, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 121.33333 कम से कम 6-7 बार करना, -110 × 30। तो ये मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 340। और ये क्योंकि देखो 121 बड़ा है, 110 छोटा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, एफ फॉर फेवरेबल। ओके, फिर हम कर देंगे इसका टोटल। अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपस में तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, दोनों को माइनस करके सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 157.78। और क्योंकि फेवरेबल वाला बड़ा है तो फेवरेबल। ठीक है, अब देखो यूसेज वेरिएंस भी आ गया, प्राइस वेरिएंस भी आ गया और कॉस्ट वेरिएंस भी आ गया। आप अगर देखो, मैंने आपको बेसिक वीडियो जो थी, बेसिक क्वेश्चन की, उसमें भी बताया था कि इन तीनों को तो हम वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आपको सोल्यूशन में करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी खुद की तसल्ली के लिए है कि आपने जो किया है, जितना किया है वो सही है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सम होता है। अब देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 102.22 एडवर्स, 102.22 एडवर्स मतलब नेगेटिव। और प्राइस वेरिएंस जो है वो है 260 एडवर्स, 260 मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एडवर्स माइनस। और यहाँ पे देखो यूसेज वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव है 157.78, 157.78। अब आप 260 में से जब 157.78 को माइनस करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव का 102.22 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो देखो दोनों आपस में क्या हो गए, टैली हो गए। तो इसका मतलब इतना करते ही हमें पता चल गया कि हमने पहले 3 वेरिएंस बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किए हैं, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो क्वेश्चन करते ही साथ साथ खुद ही आप चेक भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट आप रफ में कर सकते हो, दोनों को प्लस करके देख लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर बन रहा है, बन रहा है मतलब हमने ठीक किया है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालना। लेकिन मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और बेसिक क्वेश्चन वाली जो वीडियो है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड करना। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल देखो कितना है, 200 है, तो वही 200 यहाँ पे भी लिख दो, लेकिन इस 200 को स्टैंडर्ड की रेशो में डिवाइड करना। इन दोनों की जो रेशो थी, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में, तो रेशो थी 40:60, करेक्ट। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में मतलब 40:60 में डिवाइड करना। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड रेशो। ओके, अब अगर हम ए की बात करते हैं, तो ए टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो थी 200 टोटल थी, और ए जो था, ए का रेशो क्या है, 40:60, 40:60।
इसका मतलब 40/100 और 60/100 हमें करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 40/100, तो आ जाएगा 80। बी का देखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 60/100, तो आ जाएगा 120। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 80 और 120। तो हम यहाँ टेबल में लिख देते हैं इसको, 80 और 120। टोटल ऑटोमेटिकली 200 ही बनेगा, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी को ही तो हमने डिवाइड किया है, तो उसी के बराबर आना चाहिए टोटल। ओके, अब बचे हैं दो वेरिएंसेस, तो जल्दी से वो दोनों वेरिएंस कंप्लीट करते हैं। नंबर 4, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस ये दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो टाइप की गलती करता है। एक, जिस प्रपोर्शन में उसको रॉ मटेरियल को यूज करना चाहिए वो उस प्रपोर्शन में, उस रेशो में यूज नहीं कर, मतलब वो गलत मिक्स बना देता है, तो वो होता है मिक्स वेरिएंस। और यील्ड वेरिएंस मतलब जो एक्चुअल में टोटल में गलती होती है, दैट इज यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप देखो आपके पास ना तीन क्वांटिटी है। एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक है एक्चुअल क्वांटिटी। इन तीनों में देखो कौन सी ऐसी दो क्वांटिटी है जिनमें टोटल सेम है, सिर्फ रेशो में गलती है, मतलब ये रेशो होनी चाहिए थी और ये रेशो है। ऐसी कौन सी दो क्वांटिटी है? RSQ और एक्चुअल। देखो दोनों का टोटल कैसा है, सेम, लेकिन गलती किसमें है, रेशो में। ये है 40/60 स्टैंडर्ड रेशो, ये है एक्चुअल रेशो। ठीक है, तो इसीलिए मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बेसिक वीडियो में भी इसे डिटेल में समझाया था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस। हम हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस ही लेंगे, क्योंकि ये यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही गलती है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, परचेज प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम एक्चुअल प्राइस ले लेंगे तो परचेज डिपार्टमेंट की गलती को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डाल रहे हैं हम, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए प्राइस आपको इसमें हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना है। ठीक? अब ए की बात करते हैं। ए की देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, ये देखो 80, और एक्चुअल क्वांटिटी थी 90, तो हम यहाँ कर देंगे 80 माइनस 90। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो ए का कितना था, ए का स्टैंडर्ड प्राइस था 20, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ जाएगा 200 एडवर्ड्स। ओके, अब ऐसे ही सेम हम बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो बी की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, देखो 120। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 110। तो और प्राइस भी देख लेते हैं साथ साथ, 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120 माइनस 110 इंटू 30। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 300 पॉजिटिव, मतलब फेवरेबल। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो 300 माइनस 200 करोगे 100, फेवरेबल। तो ये आ गया हमारा मिक्स वेरिएंस। और अब लास्ट वेरिएंस पे चलते हैं, नंबर 5, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम फाइंड आउट करते हैं। यील्ड वेरिएंस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही गलती है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो टाइप की गलती करता है। एक तो करता है वो खाली प्रपोर्शन में गलती, मतलब टोटल अगर छोड़ दे, टोटल अगर सेम हो, सिर्फ रेशो में गलती है, मतलब जिस प्रपोर्शन में उसे दोनों मटेरियल को यूज करना चाहिए था उसने वो रेशो में यूज नहीं किए। और अगर आप रेशो की गलती को इग्नोर कर दो, मतलब रेशो मान लो सेम ही है, सिर्फ टोटल में कितनी गलती की है उसने, कितनी क्वांटिटी इन टोटल यूज करनी चाहिए थी और कितनी इन टोटल यूज की है, वो जो गलती है दैट इज यील्ड वेरिएंस। अब यहाँ पे देखो कौन सी तीन क्वांटिटी है ना, एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है एक्चुअल क्वांटिटी। तीनों में से कौन सी दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें रेशो सेम है, सिर्फ टोटल अलग है? तो टोटल अलग तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का RSQ के साथ भी है और एक्चुअल के साथ भी है, लेकिन
स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ का जो रेशो है वो सेम है, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का रेशो अलग है। तो मैंने अभी अभी बोला रेशो की गलती हम पहले ही देख चुके हैं मिक्स वेरिएंस में। अब हम सिर्फ किसकी गलती देखेंगे? टोटल की गलती। तो टोटल जिनका अलग है और रेशो सेम है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मतलब इतनी क्वांटिटी एक्चुअल में यूज होनी चाहिए थी और हुई कितनी है? इतनी, अगर रेशो की गलती ना हो तो इसीलिए फॉर्मूला हम बनाएंगे इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि इतनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी और इतनी क्वांटिटी यूज हुई है। और मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है कि हम स्टैंडर्ड प्राइस से ही करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती में हम परचेज डिपार्टमेंट की गलती को इंक्लूड नहीं करेंगे। ए का देखते हैं सबसे पहले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 80.88 बार माइनस 80 और प्राइस है 20। चलिए लिख देते हैं इसको, 80.88 बार माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 80.88 बार है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कैलकुलेशन में यूज करना है, तो 80.88888 कम से कम से साथ, और माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 20 अब जब आप करोगे तो आ जाएगा 17.78 पॉजिटिव, मतलब फेवरेबल। ओके, ये एफ हो गया फेवरेबल। उसके बाद बी की बात करते हैं। तो बी को हम देखते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 121.33 बार, एक्चुअल क्वांटिटी 120, स्टैंडर्ड प्राइस 30। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 121.33 बार, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 और प्राइस 30। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 121.33 बार माइनस 120 इंटू 30। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, 121 में से 120 माइनस करोगे, बट 0.33 को कम से कम 6-7 बार आगे ले जाओ, माइनस 120 इंटू 30। तो जब आप करोगे तो 39.999 समथिंग आएगा, तो हम उसे लिखेंगे 40। ओके, और ये भी हो जाएगा फेवरेबल, दोनों को कर दोगे प्लस 57.78 फेवरेबल। ठीक है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस आ गए, और जैसे हमने पहले वेरिफिकेशन किया था हम यहाँ पे भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? ये भी क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा, आप सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हो। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो होता है वो होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का सम। अब यूसेज वेरिएंस देखो, हमने निकाला था ना यहाँ पे, कितना था? 157.7। यहाँ लिख देते हैं 157.78 पॉजिटिव था। मिक्स वेरिएंस देखो 100 पॉजिटिव है, ये 100 फेवरेबल, और यील्ड वेरिएंस ये देखो 57.78। तो अगर आप दोनों को टोटल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो रहे हैं। देखो, इसका मतलब है कि हमने ये पूरा क्वेश्चन सही किया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो जब आप एग्जाम में करोगे और फिर वेरीफाई कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए। पार्ट 1 में मैं ये कवर कर रही हूँ, पार्ट 2 की वीडियो आपको आज ही मिलेगी, उसमें मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका भी एग्जाम है, एटलीस्ट उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट्स कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।